आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो मेंटोर। आज हम लेक्चर नंबर 18 एमडी कैट का स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टाइटल है नर्वस कोऑर्डिनेशन। यूनिट नंबर 13 है यूएचएस कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक, और यूएचएस कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक जो यूनिट नंबर 13 है उसको कम्युनिकेशन के नाम से दिया गया है, जिसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स है, उसके बाद न्यूरॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, रिफ्लेक्स आर्क है, नर्व इम्पल्स है, स्नैप्स है, हार्मोन्स है, उसकी डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है, और उसके बाद एडीएचएन ऑस्मो रेगुलेशन है, प्लांट हार्मोन्स है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन्स है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन से। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन इन बॉडी एंड विद द एनवायरनमेंट। जो एक बॉडी का बॉडी में कोऑर्डिनेशन है या उसका एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है थ्रू अ नर्वस सिस्टम, इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहेंगे। इसके तीन कंपोनेंट हैं, एक है रिसेप्टर, एक है न्यूरॉन, और एक थर्ड पे है इफेक्टर। तो इसमें क्या होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ये कोऑर्डिनेशन जो है कैसे अचीव करते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है, और इसमें ये कंपोनेंट किस तरह हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई होगी, और उसको रिसेप्टर जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। वो रिसेप्टर जो है उन रिसेप्टर पे जो है सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज कन्वे करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होंगे, उस मैसेज को रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और फिर वो मोटर न्यूरॉन को सेंड कर देंगे। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इफेक्टर को भेजेगा मैसेज वही, और इफेक्टर क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसा कि आप जानते हैं इफेक्टर जो है मसल या ग्लैंड हो सकते हैं, तो मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे, उनका जो रिस्पॉन्स होगा, और ग्लैंड जो है वो क्या करेंगे, सिक्रीशन खारिज करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले जो है वो रिसेप्टर को देखते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज हो उसको डिटेक्ट करते हैं। और रिसेप्टर जो है इसके डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, जैसा कि कीमो रिसेप्टर है, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर है, टच और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह फोटो रिसेप्टर है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, थर्मो रिसेप्टर है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह नोसिसेप्टर्स है जो कि पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं। जबकि इफेक्टर की बात करें तो रिस्पॉन्स देगा, जो रिस्पॉन्स टू अ चेंज ग्लैंड्स हैं या मसल्स हैं। उसके बाद हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अगर न्यूरॉन देखें तो न्यूरॉन में जो है सेल बॉडी है, या इसमें जो है न्यूक्लियस जो है कुछ ऑर्गेनेली रखता है। तो सेल बॉडी जो है इसको सोमा भी कहते हैं, और न्यूट्रिशनल पार्ट है सेल का, और इसमें जो है मटेरियल सिंथेसाइज होता है न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए और न्यूरॉन्स की मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है इस सेल बॉडी में, और सेलुलर ऑर्गेनेली मौजूद है, जैसा कि रेबोसोम्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, और मिटोकॉन्ड्रिया है, और उसके बाद नेजल ग्रेन्यूल्स हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखें तो एक जर्नल न्यूरॉन जो है इसमें देखें ये एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये इसकी डेंड्रॉइड्स हैं, जबकि ये डेंड्रॉन है, और उसके बाद ये एक्सॉन है, और यहाँ पे ये जो है मेलन शीथ है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये शॉन सेल पड़े हुए हैं, ये नोड ऑफ क्या है, रेनवायर है, और ये इसके क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को हम डिटेल से देखते हैं। एक्सॉन है, एक्सॉन का काम क्या है, प्रोसेस द कैरिंग इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को अवे लेके जाएगा। तो जो टुवर्ड सेल बॉडी लेके आती हैं वो डेंड्राइट्स होती है, जो टुवर्ड सेल बॉडी नर्व इंपल्स को लेके आती हैं। तो जो अवे नर्व बॉडी, जो नर्व इंपल्स को अवे लेके जाते हैं वो एक्सॉन होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक मिटोकॉन्ड्रिया है, मैक्रोट्यूब्यूल्स है, न्यूरोफिब्रल्स है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये गोल्गी अपरेटस हैं, ये जो है पूरे ही न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म के जो है थ्रू आउट पाए जाएंगे। और उसके बाद एक्सॉन जो है इसको मेलन शीट जो है प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद डेंड्रॉइड्स जो है इसका काम क्या, प्रोसेस इन दी कैरिंग इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को लेके जाती है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, थ्री मेन टाइप्स हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, एसोसिएटिव न्यूरॉन है। तो सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन को देखते हैं। कैरी दी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू एसोसिएटिव न्यूरॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से एसोसिएटिव न्यूरॉन की तरफ लेके जाते हैं,
और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है क्या है मौजूद होते हैं। तो इधर आप डायग्राम में सेंसरी न्यूरॉन देख सकते हैं, इसकी डेंड्रॉन है, ये सोमा बॉडी है और उसके बाद ये एक्सॉन मौजूद है और ये एक्सॉन टर्मिनल मौजूद है, जबकि ये मेलन शीथ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर सेल जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो है हम एसोसिएटिव न्यूरॉन पे आते हैं, सेकंड टाइप पे। एसोसिएटिव जो न्यूरॉन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है और ये क्या करता है, कन्वे द इंपल्स टू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को इंपल्स देता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन जो होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है रिले न्यूरॉन से, रिले न्यूरॉन का मतलब है एसोसिएटिव न्यूरॉन से। तो ये क्या करता है, दे हैव अ लॉन्ग मेलानेटेड एक्सॉन, इसकी जो एक्सॉन की लेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो देख सकते हैं आप ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये एसोसिएटिव न्यूरॉन दिखाया गया है और जबकि ये जो है लास्ट पे आप देख सकते हैं ये मोटर न्यूरॉन जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है इसका फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है और इसका यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, इनको कंपेयर किया गया है तीनों को। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से, इस टेबल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यूएचएस के डेवलप किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन देखें, इसका अदर नेम एफरेंट न्यूरॉन्स है, जबकि इसका नेम जो है अदर नेम जो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स है, जबकि मोटर न्यूरॉन्स का जो है एफरेंट न्यूरॉन्स इसका नाम है। इसमें जो है अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो लॉन्ग डेंड्रॉन है सेंसरी न्यूरॉन में और शॉर्ट एक्सॉन है, जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन में देखें शॉर्ट डेंड्रॉन है और शॉर्ट ही एक्सॉन है, जबकि इधर देखें तो शॉर्ट डेंड्रॉन है और लॉन्ग क्या है, एक्सॉन है। और इसी तरह अगर लोकेशन की बात की जाए तो डेंड्रॉन जो है आउटसाइड द नर्वस सिस्टम है, जबकि सोमा जो है आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एक्सॉन जो है फर्स्ट हाफ आउटसाइड द नर्वस सिस्टम है, जबकि सेकंड हाफ जो है वो विद इन नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है इसमें जो है लोकेशन विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जबकि ये अगर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो डेंड्रॉन जो है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सोमा भी विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जबकि एक्सॉन की बात करें तो सम पोर्शन जो है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें अगर फंक्शन देखें तो कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, जबकि शॉर्ट डेंड्रॉन जो है ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर जो है क्या करता है, भेजता है। तो रिफ्लेक्स आर्क पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करते हैं, पाथवे ऑफ द पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त जो नर्व इंपल्स का पाथवे है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और ये जो है टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन है। उसके बाद इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू द एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन टू द मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर। ये पाथवे बताया गया नर्व इंपल्स का के सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन और फिर क्या है मोटर न्यूरॉन है और लास्ट पे इफेक्टर को पहुंचता है और इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ये देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ये फिंगर दिखाई गई है, इसको स्टिमुलस को ये फिंगर जो है वो टच कर रही है और उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कन्वे कर रहे हैं, डार्सल रूट गैंग्लियन के जरिए मैसेज पहुंचा है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन पड़े हुए हैं, उन्होंने मैसेज को रीड किया इंटर, फिर मोटर न्यूरॉन और वेंट्रल रूट के जरिए दोबारा जो है इफेक्टर तक मैसेज पहुंचा है, मसल तक, और मसल ने क्या किया है, कंट्रैक्शन शो किया और जिससे आप देख सकते हैं ये जो आर्म है इस पे एकदम चर्क हुई और ये पीछे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्व इंपल्स है। तो नर्व इंपल्स को जो है सबसे पहले डिफाइन करते हैं, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो कि लेंथ ऑफ न्यूरॉन के अलोंग ट्रेवल करती हैं और जिसमें जो है मूवमेंट ऑफ आइंस होती है क्रॉस मेम्ब्रेन, इसको नर्व इंपल्स कहते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट करेगा उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो तरह के हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या उसके बाद एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो देखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इसको जो है पोलराइज मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पोलराइज मेम्ब्रेन। तो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये मेजर किया गया है, जो -70 मिली वोल्ट है, ये मेजर किया गया, रिकॉर्ड किया गया वोल्ट मीटर के जरिए। तो ये तब होता है जब नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉनल मेम्ब्रेन होती है और सोडियम आयन जो होते हैं 10 फोल्ड हायर होते हैं आउटसाइड मेम्ब्रेन, जबकि पोटेशियम आयन जो है इस कंडीशन में 20 टाइम जो है मोर होंगे इनसाइड। उसके बाद जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है वो भी मेम्ब्रेन के इनसाइड होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें ये होता है आउटसाइड मोर पॉजिटिव होती है, तो और जो इनसाइड होती है न्यूरॉन्स की वो मोर नेगेटिव होती है ड्यू टू नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन।
तो नर्व इम्पल्स जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखते हैं, ये वोल्ट मीटर के जरिए प्लस 50 मिली वोल्ट जो है मेजर किया गया है और अक्रॉस द एक्टिवेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन मूविंग इनवर्ड मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव देन द आउटसाइड। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, सोडियम आयन इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं, पोटाशियम आयन आउटसाइड। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम और पोटाशियम गेट है वो अब ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम और पोटाशियम गेट ओपन हो जाते हैं तो सोडियम जो है वो कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की तरफ मूव करता है। तो इनसाइड सोडियम कम थे तो इसलिए ये सोडियम गेट के जरिए इनसाइड मूव करेंगे, और पोटाशियम आउटसाइड कम थे तो पोटाशियम गेट के जरिए आउटसाइड मूव करेंगे। तो जिससे क्या होगा, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देख चुके हैं आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, आउटसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगी और इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए लिखा है रिवर्स से जो है चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाएगी। द होल प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या ये डीपोलराइजेशन जो है, ये जो है इस होल प्रोसेस जो है रिपोलराइजेशन दोबारा पोलराइज की तरफ जाएगा, और इसको जब वो दोबारा पोलराइज कंडीशन रेस्टिंग की तरफ जाने लगेगा तो इस स्टेज को रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो रिपोलराइजेशन जो टाइम लेता है वो 2 से 3 मिली सेकेंड्स ले रहा है। मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, उसको थ्रेशोल्ड इनिशिएशन मिला है, वो डिपोलराइज हो गया है, उसका वोल्ट ये हो गया है बाय द सोडियम इनफ्लक्स, और उसके बाद रिपोलराइजेशन हुई बाय द सोडियम इफ्लक्स से, और जो रिस्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट्स है बाय सोडियम और पोटाशियम पंप वो हो गया। उसके बाद नॉर्मल स्पीड जो ह्यूमन नॉर्मल इंपल्स किया वो 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो सैल्यूटेटरी इंपल्स है उसको कितना मेजर किया गया, 120 मीटर पर सेकेंड मेजर किया गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, 50 मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट, 100 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड, इन की पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखना है। ये आप डायग्राम पे नोट कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स है, आउटसाइड ऑफ एक्सॉन दिखाया गया है, ये इनसाइड ऑफ एक्सॉन दिखाई गई है। आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देख सकते हैं आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, इनसाइड मोर नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे पैसिव जो है डीपोलराइजेशन स्प्रेड है, ये सेकंड डायग्राम में, कि जब एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ है तो रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गया, एज ए रिजल्ट क्या है, एडजेसेंट रीजन बिकम डीपोलराइज। तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो क्या हो रहे हैं, ये रिवर्स होना आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, सोडियम आयन इनसाइड हुआ है तो ये डीपोलराइजेशन हो गया। तो थर्ड स्टेप पे क्या हो जाता है कि जब एडजेसेंट जो रीजन होता है वो डीपोलराइज होता है तो तब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं इनसाइड ये सारी की सारी पॉजिटिव हो गया है और आउटसाइड जो है ये आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। जबकि नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, फोर्थ स्टेप में रिपोलराइजेशन होना शुरू हो गया है। रिपोलराइजेशन का मतलब है दोबारा अपने आप को फिर जो है किस कंडीशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, पोलराइज की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन है, यहाँ पे ये देखें दोबारा जो है वो कंडीशन जो है आउटसाइड जो है यहाँ पे मोर पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, यहाँ पे ये नेगेटिव, जबकि ये आगे प्रोसेस जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है डीपोलराइजेशन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स है, इसमें देखें सबसे पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिला है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और यहाँ पे ये डीपोलराइजेशन होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे फिर रिपोलराइजेशन हो गई है। तो रिपोलराइजेशन जब होती है तो फिर ये बिल्कुल रेस्टिंग से भी कंडीशन नीचे चलेगी, इसको हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। तो फिर इसने अपने आप को बहाल किया और ये रेस्टिंग की कंडीशन में आ गई। तो उसके बाद जो है हम सिनेप्स का टॉपिक देखते हैं। सिनेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, नॉन साइटोप्लाज्मिक जो कंटेक्ट है एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन और उसके बाद डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, इसको सिनेप्स कहते हैं। कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान वो जो गैप है उस गैप को जो है सिनेप्स कह रहे हैं, जो कि नॉन साइटोप्लाज्मिक गैप है। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एक्शन वो कहते हैं पोटेंशियल जो है कैन नॉट जंप, एक जगह से दूसरी जगह उसने जंप नहीं करना, बल्कि एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन मैसेज जाता है तो स्नैप्स के थ्रू जाता है। तो मैसेज है ट्रांसमिटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। स्नैप्स के थ्रू कैसे मैसेज जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए जाएगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर दिए गए एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर के नेम को अच्छे तरीके से याद करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है पूछे जाएंगे, इनके नेम वगैरह जो है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्स है, कैसे होता है। सबसे पहले नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में,
और थर्ड पे क्या होता है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाता है, और फोर्थ पे क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाता है, और फिफ्थ पे क्या होता है, नॉर इंपल्स रिब्यूल्ड एट द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये वेसिकल है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ये फर्स्ट न्यूरॉन की ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके साथ ये अटैच हो गई वेसिकल। फिर यहाँ पे ये वेसिकल क्या हुई, आउट हुई एक्सोसाइटोसिस के जरिए, ये देखें यहाँ पे आउट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्रॉइड्स पड़ी हैं, तो इसकी मेम्ब्रेन जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर ये सेकंड न्यूरॉन की जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, इन्होंने रिसेप्ट किया, एक्सेप्ट किया है, और फिर ये डेंड्रॉन में मैसेज आ जाएगा, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल था इस न्यूरॉन में भी, लेकिन जब इस न्यूरॉन से इधर मैसेज कन्वे हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में कन्वे हुआ। तो यहाँ पे जो है क्या है, रिसेप्टर जो है मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आगे यहाँ पे फिर इन डेंड्रॉन में क्या हो जाएगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें जो है द बॉडी मास्टर कंट्रोल यूनिट है इसमें, जबकि इसमें बॉडी लिंक टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बॉडी आउटसाइड से वर्ल्ड से लिंक कर रही है, तो इसके जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट हैं, जैसा कि आप जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्टेम है, और उसके बाद ब्रेन है। तो आमतौर पे मेजर हम दो पोर्शन ही लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड लेते हैं या ब्रेन लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक कॉलम ऑफ नर्व्स है बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान मौजूद है। ब्रेन स्टेम क्या है, कनेक्ट दी ब्रेन टू दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट करता है। उसके बाद ब्रेन क्या है, डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट, जो है ब्रेन को तीन मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन में डिवाइड किया जाता है। हाइड ब्रेन जो है लोअर पार्ट होता है। जबकि इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात देखें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, और इधर सिमेटिक नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट कर रहा है। ब्रेन जो है वो स्फेलिक रीजन है, और इसको क्रेनियम जो है प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को भी। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, और ये न्यूरल आर्च जो है प्रोटेक्ट कर रही है वर्टिब्रेट में। और इसके बाद थ्री मेनिंजेस हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो इन मेनिंजेस के में मौजूद है। उसके बाद कैविटीज है जो इन ब्रेन में मौजूद है, और इनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप गौर से देखिएगा। थ्री मेनिंजेस की लेयर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और कैविटीज में क्या मौजूद है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है। और उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ब्रेन की बात की जा रही है। फोर ब्रेन जो है थ्री पार्ट्स हैं, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है, हेमिस्फीयर जो है सेरिब्रम का वो कार्पस क्लोसम के जरिए कनेक्टेड है। मिड ब्रेन जो है रिड्यूस होता है, हाइंड ब्रेन जो है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम इसके पार्ट है। स्पाइनल कार्ड जो है इसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मौजूद है। तो ये स्टूडेंट ये की पॉइंट जो है, इनको बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से देखेगा, इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। तो यहाँ पे हम पार्ट देखते हैं, थैलेमस जो है वो रिले सेंटर का काम कर रहा है, सेंसेशन फ्रॉम आईज, ईयर, स्किन, और उसके बाद इंटरनल रिसेप्टर से ले रहा है। लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम के तीन पार्ट हैं, हिपोथैलेमस है, एमिगेडला है, और हिप्पोकैम्पस है। एमिगेडला जो है हार्मोन प्रोडक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हंगर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस, स्लीप वेक साइकिल, ये सारी चीजें हिपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि एमिडेला की अगर बात की जाए तो एमिडेला जो है सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल और विजुअल फीलिंग ऑफ फियर और रेग जो है लेके आ रहे हैं। हिप्पोकैम्पस की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व है, लर्निंग में। और जबकि लास्ट पे सेरिब्रम पे आ जाए तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, कॉर्पस क्लोसियम, बैंड ऑफ एक्सॉन है। ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है इससे मेमोरी फॉर्म होती है। और डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व है, थिंकिंग में इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट इनमें इन्वॉल्व है। उसके बाद सेंसरी एरिया, स्पीच एरिया, मोटर एरिया। उसके बाद राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जबकि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये स्टूडेंट ये हर एक की पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से, हर एक की पॉइंट को ही गौर से देखना है आपने, इसलिए इसको मैं टेबल की फॉर्म में लेके आऊं। रेटिकुलर फॉर्मेशन है, रिले सेंटर का काम कर रही है, हेड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रही है। स्क्रीनिंग इनपुट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑडिटरी रिले स्टेशन है ये। उसके बाद पोन्स पे आ जाए, इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस,
उसके बाद कंट्रोल द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है। मेडोला है, ये क्या करते हैं, ऑटोनोमिक फंक्शन में इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग में, हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्वेलिंग में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मेडोला से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनवॉलंटरी एक्शन के हवाले से, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम है, बेस्ट डेवलप इन दी बर्ड्स होता है, ये कोऑर्डिनेशन वॉलंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, गाइड दी स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, मेंटेन बॉडी बैलेंसिंग, जो बॉडी बैलेंसिंग मेंटेन की जा रही है सेरिबेलम के जरिए की जा रही है। उसके बाद लर्निंग एंड स्टोरेज मेमोरी फॉर बिहेवियर है। स्पाइनल कॉर्ड है, कंट्रोल दी रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं, उसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन which may be form the ganglia and nerves. Ganglia are concentration of cell body of neuron. Nerves are the bundle of axon and dendrites bounded by the connective tissue. और अगर पेयर देखे जाए तो जो क्रेनियल है उसके 12 पेयर्स होते हैं, जबकि 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जा रहा है। और उसके बाद गैंग्लिया नियर स्पाइनल कॉर्ड है, ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हार्ट बीट को एक्सक्रिएट कर देता है, डायलेट पीपल्स कर देता है और उसके बाद इनहिबिट एडिशन कर देता है। जबकि अगर हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को देखें तो ये बिल्कुल इसके मुखालिफ है। ये क्या करता है, फ्रॉम ब्रेन एंड बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में है। गैंग्लिया डेड लाइफ फार फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्ट मेंटेनेंस एक्टिविटीज इन द रेस्ट। और उसके बाद जो है क्या कर रहा है, रेस्ट, और उसके बाद जो है रिटॉर्ड दी हार्ट बीट कर रहा है। उसके बाद कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल जो है ये कर रहा है, प्रमोट डाइजेशन कर रहा है। इसमें जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा, स्पेशली ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और इसी तरह इसके बिल्कुल आगे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में 3 पॉइंट्स हैं, इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से लाजमी देखिएगा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है आपने नोट करनी है, इनको खुद ही आपने पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पे टेबल में दिए हैं ताकि आपको याद रहे, और आपने ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है इनको अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से याद करना है। मे भी पॉसिबल है कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट वैल्यूज से आ जाए, तो ये भी करनी। हार्मोन्स है ये टॉपिक जो है नेक्स्ट हमारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसकी स्ट्रक्चर वेरिइंग स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है। प्योर डायरेक्टली एंड ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड टू रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू, ब्लड में प्योर किया जाता है, उसके टारगेट टिश्यू को भेजा जाता है। हार्मोन जो है टारगेट सेल को इफेक्ट करता है हमेशा। और उसके बाद डू नॉट इनिशिएट द न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, जो न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट नहीं करता, बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। लेकिन क्या करता है, एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसको रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट भी करता है, टारगेट सेल को इनहिबिट भी करता है, रोकता भी है, उसको तेज भी कर देगा। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है आपकी बुक टेक्स्ट बुक पे भी और एमटीकैट के सिलेबस में भी। तो इसको अच्छे तरीके से नेचर देखनी है, अमीनो एसिड्स या जो डेरिवेटिव्स हैं उसके, वो थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन है। इस तरह पेप्टाइड जो है वो एडीएच है या ऑक्सीटोसिन है। प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन में आ रही है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन आ रहे हैं। और इस तरह एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोन की अगर देखी जाए कंपोजिशन तो ये स्टीरॉइड्स की क्लास में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम एंजाइम और हार्मोन्स में डिफरेंस देखते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर है, जबकि एंजाइम क्या है, ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोडक्शन जो हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या इंट्रासेलुलर हैं, जबकि एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पाथवे जो है वाया ब्लड है, इनका जो है वाया डॉक के जरिए होता है। हार्मोन जो है सिस्टेमिक है, जबकि एंजाइम जो है वो लोकल है। रिक्वायरमेंट फॉर एक्शन क्या है, ये ऑलवेज रिक्वायर अ रिसेप्टर फॉर द एक्शन, इनको एक्शन के लिए रिसेप्टर चाहिए, जबकि इनको जो है अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स देखा जाए तो ये वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स है हार्मोन्स का, जबकि एंजाइम का लोकलाइज रिस्पॉन्स है। अगर रूल की बात की जाए तो रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है, जबकि इसमें जो है कैटालाइसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इसको देखना है। पेंक्रियाज है, एज अ डबल ग्लैंड एक्ट करता है, एक्सोक्राइन भी इसका रोल है जब ये पेंक्रियाटिक जूस को खारिज कर रहा होता है पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए। और इस तरह इसका एंडोक्राइन रोल भी है जब ये अल्फा और बीटा सेल्स के जरिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स को क्या कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है।
तो सबसे पहले ये देखिए कि जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन खारिज कर रहे हैं, और जो अल्फा सेल हैं, ए सेल हैं, वो क्या करते हैं, ग्लूकागॉन खारिज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे इंसुलिन है, इंसुलिन जो है एसटीएच एंड एसीटीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, मोटोट्रॉफिक हार्मोन या आर्डिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाए जा रहे हैं, वो इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है थ्रू आउट बॉडी जो है इसके टारगेट है। उसके बाद कब होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, तो तब ये इंसुलिन जो डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है। कैसे करता है, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। अगर वो नॉर्मल लेवल से हाई हो गया है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एक्टिव कर देगा। तो हाइपर सिक्रीशन, अगर इंसुलिन ज्यादा खारिज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अपसेट नर्वस सिस्टम हो जाएगा। इस तरह हाइपोसिक्रीशन हो, अगर इसकी कम सिक्रीशन हो तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, और जिससे डायबिटीज मेलिटस जो है वो हो जाएगी। उसके बाद ग्लूकागॉन है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो तब ये खारिज होगा ग्लूकागॉन। लीवर एंड मसल सेल्स करते हैं, जबकि ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। अगर वो नॉर्मल लेवल से ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो उसको इंक्रीज कर देगा, उसको दोबारा नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, उसके बिल्कुल वाइस वर्सा काम करेगा कि ग्लाइकोजन की आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स कर देगा। और इस अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो डिस्टर्ब द ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर इसकी एक्सक्रीशन कम या ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे रोल ऑफ एडीएच एंड ऑस्मो रेगुलेशन है, इसको आपने देखना है। देखिए वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड नॉर्मल, ये वहां पे लिखा है वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड नॉर्मल। जब ये वाटर कंटेंट्स क्या हो जाए, टू मच हाई हो जाए, टू मच वाटर ड्रंक, जब बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड हाई हो गए हैं आपके ब्लड में, तो तब क्या देखते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो मैसेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है एडीएच कम प्रोड्यूस करता है। जब एडीएच कम प्रोड्यूस होगा, लेस एडीएच प्रोड्यूस होगा, तो वो लो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा कलेक्टिंग डक्ट से। तो जिससे क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में पानी कम होगा तो यूरिन जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लो वॉल्यूम ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी, किडनी जो है कम जो है कलेक्टिंग डक्ट से कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। इस तरह कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा पानी आ जाएगा, यूरिन ज्यादा हो जाएगा, यूरिन का आउटपुट जो है इस तरीके से वाटर कंटेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे। जबकि क्या होगा, जब जो है बहुत ज्यादा बॉडी ब्लड में जो है वाटर कंटेंट्स कम हो गए हैं, तो तब क्या होता है, ब्रेन को मैसेज दिया जाता है, ब्रेन एडीएच मोर खारिज करेगा और वो कलेक्टिंग डक्ट से मोर वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन आउटपुट होगा वो लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर आप प्रोसेस देखें, ये जो यूरिन आउटपुट लो है, तो ये यूरिन आउटपुट जब लो हो जाएगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन भी ज्यादा होगा, जबकि इस केस में जब यूरिन आउटपुट ज्यादा हो गया तो यूरिन जो है डाइल्यूट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसके बाद प्लांट हार्मोन्स पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पे ऑक्सिन है सबसे पहले। कॉमन नेम जो इंडोल एसिटिक एसिड है, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है कैम्बियम में, और उसके बाद रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है लो कंसंट्रेशन पे, जबकि हाई कंसंट्रेशन पे ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। उसके बाद बड इनिशिएशन एंड रूट शूट्स प्रमोट करता है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंसी और फ्रूट ग्रोथ को ये प्रमोट कर रहा है। उसके बाद इनहिबिट दी अपसियंस को इनहिबिट कर रहा है, और उसके बाद लीफ सेनेसेंस को क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। प्लांट हार्मोन जो है कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स भी हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले ऑक्सन एन ए है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, स्टिमुलेट द फ्रूटिंग करता है, सम टाइम कॉज द फ्रूट सेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन। उसके बाद 2,4-डाइक्लोरो है, तो ये क्या करता है, ऑक्सिन जो है सिलेक्टिव वीड किलर है, इनहिबिट द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोस करता है, प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप। जबकि जिब्रेलिन्स है, ये क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट, बोल्टिंग ऑफ सम रोसेटी प्लांट्स करता है, लीफ ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ब्रेक बड एंड सीड डोरमेंसी कर रहा है, सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट है, कॉज द डिले इन द लीफ सेनेसेंस है, प्रमोट द फ्रूट सेटिंग है, और यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप है, इंक्रीज द साइज ऑफ बेरी है, यूज इन ब्रेविंग इंडस्ट्री है, डिले द रैपनिंग एंड इंप्रूव द स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एंड ग्रेप फ्रूट। तो स्टूडेंट ये जो की पॉइंट्स हैं हर एक हार्मोन्स के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये की पॉइंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब्सिसिक एसिड जो है इनहिबिटरी इफेक्ट कहता है, इसको इनहिबिटर्स हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को रोक रहा है।
इनहिबिट द स्टेम रूट ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद बड और सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड इनहिबिट द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ही जो लास्ट अभी आपने जिब्रेलिन्स हार्मोन पढ़ा है उसके एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। वो फ्लावरिंग को शॉर्ट डे में क्या करता है, इनहिबिट करता है और लॉन्ग डे में प्रमोट करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड आप देख रहे हैं शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है और लॉन्ग डे में फ्लावरिंग को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है एब्सिसिक एसिड के हवाले से कि जिब्रेलिन्स के एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह जिब्रेलिन्स में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के हवाले से सब्स्टिट्यूट उसका क्या है, तो रेड लाइट उसका जो है सब्स्टिट्यूट है। उसके बाद है प्रमोट द लीफ सेनिसेंस ऑब्सियन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि लीफ सेनिसेंस ऑब्सियन में और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व है। उसके बाद स्प्रेड ऑन ट्री क्रॉप्स टू रेगुलेट द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ सीजन, स्प्रे किए जाते हैं एब्सिसिक एसिड के और एंड ऑफ सीजन पे, ताकि फ्रूट को जो है वो इकट्ठा किया जा सके कम वक्त में। आखिर पे है जी, आखिर पे है ओवर एक्टिविटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो है देखते हैं ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज दी। जो ओवर एक्टिविटी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो क्या काज करती है, तो वो जी इंक्रीज इन हार्ट रेट कर देती है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन दी, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहां पे लोकेट करता है, मेडुला में लोकेट करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दी पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट द नर्व इंपल्स फ्रॉम दी सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा होता है न्यूरॉन, उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूरॉन के पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट है, डायलेट दी पीपल, ये डायलेट दी पीपल कर देगा। डी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट एट द सिनेप्स आउटसाइड द नर्वस सिस्टम, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आउटसाइड ऑफ नर्वस सिस्टम हो वो कौन सा है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये भी डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज रिलेटेड टू द, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है विद द आयनिक एसिमेट्री से रिलेट कर रहा है। बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन अलोंग द नर्व फाइबर इज ट्रांसमिटेड, जो एक्साइटेशन है वो एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर में ट्रांसफर की जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ, थैलेमस और सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का जो है वो पार्ट है। तो लास्ट पे ये प्लांट से रिलेटेड एमसीक्यू है, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। केमिकली दी ऑक्सीजन आर, केमिकली ऑक्सीजन का जो नाम है मुंडोल एसिटिक एसिड है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सीजन इन द टर्म ऑफ प्रमोशन ऑफ स्टेम ग्रोथ। तो ऑक्सीजन के जो एंटागोनिस्टिक है, ऑक्सीजन अगर स्टेम की ग्रोथ कर रहा है तो एब्सिसिक एसिड स्टेम की ग्रोथ को रोक रहा है, तो ये इसके एंटागोनिस्टिक है। तो ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू है द ओनली द प्रमोटर ऑफ द लीफ सेनिसेंस इन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, जो लीफ सेनिसेंस को प्रमोट कर रहा है तो वो कौन है, एब्सिसिक एसिड है जो लीफ सेनिसेंस को प्रमोट कर। तो इस तरीके से ये आज की हमारी जो यूनिट थी 30 वो खत्म हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल होगी और इसको आप अच्छे तरीके से जो है याद करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।